हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है अव्यय, जो कि आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर के संस्कृत सब्जेक्ट का 4th चैप्टर है। और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं और ना ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस भी हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है अव्यय। अव्यय होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो अव्यय क्या होता है, मैं आपको बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ कि अव्यय क्या होता है। देखिए, ऐसे शब्द जो कभी चेंज नहीं होते हैं, कभी बदलते नहीं हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। क्या बोला मैंने कहा ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। अब चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, इससे क्या मेरा मतलब है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि लड़का जोर से हंसता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा कई लड़के, कई कर देते हैं। ठीक है, कई लड़के जोर से हंसते हैं। आप देखते रहिए, आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा लड़की जोर से हंसती है। ठीक है, ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं ये मैंने एग्जाम्पल। ठीक है, अब जब मैं इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करूँगा तब देखिए क्या होता है। अभी मैंने इनको लिखा है, अब मैं इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करता हूँ तो आप देखिए कैसे कैसे क्या मैं कहने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे लड़का जोर से हंसता है, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। लड़के को हम कहते हैं बालक, संस्कृत में क्या बोलते हैं, बालक। तो बालकः, ठीक है, बालका। जोर से का जो मीनिंग होता है संस्कृत में वो होता है उच्च है। ठीक है, लड़का का क्या हो गया, बालका। जोर से का होगा उच्च, और हंसता का हंसती, क्योंकि एक वचन है तो हंसत लगेगा। अभी आप इतना ये मत सोचना कि हंसत हंसता हंसंत ये कैसे होता है। ये जब आप शब्द रूप धातु रूप पढ़ेंगे और विभक्ति ये सब पढ़ लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझिए। जैसे अब देखिए, लड़का जोर से हंसता है तो इसका क्या होगा, बालका उच्च हंसत, इतना होगा। ठीक है, अब कई लड़के जोर से हंसते हैं तो कई लड़के का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बालका। कई लड़के का लिखेंगे हम बालका। और जोर से का उच्च है, आपको पता ही है, मैंने अभी बताया है जोर से का क्या होता है, उच्च है। ठीक है, तो बालका उच्च, और हस बहुवचन है, यहाँ पे कई लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा, हसत का क्या हो जाएगा, हसंती हो जाएगा। ठीक है, तो बालका उच्च हसत, ये तो इसका हो गया। ठीक है, और कई लड़के जोर से हंसते हैं, इसका क्या हो जाएगा, बालका उच्च हसंत। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए, लड़की जोर से हंसती है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। इसका हो जाएगा बालिका, बालिका। और जोर से की क्या मीनिंग होती है, उच्च है। ठीक है, और हंसती हो जाएगी, क्योंकि एक वचन, एक लड़की हंस रही है ना, तो हंसती हो जाएगी। अरे यार, ये फ़ोन आ रहा है बार बार, 1 मिनट रुको। बालिका उच्च हंसती। ठीक है, लड़की जोर से हंसती है तो लड़की का क्या हो जाएगा, बालिका। जोर से हंसना की जोर से का क्या मीनिंग होता है, जोर से का मीनिंग होता है उच्च, और हंसती का हंसती हो जाएगी, क्योंकि एक वचन है। ठीक है, एक लड़की हंस रही है ना, तो एक वचन है तो हंसती हो जाएगा। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, आप ये समझिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। और आप यहाँ पे देखिए, जब मैंने ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया, लड़का जोर से हंसता है, जब इस वाक्य को मैंने ट्रांसलेट किया
संस्कृत में तो क्या हुआ, बालका उच्चे हसत, लड़का जोर से हंसता है, बालका उच्चे हसत। ठीक है, जब मैंने लिखा कई लड़के जोर से हंसते हैं, तो जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो क्या हो गया, तो बालका उच्चे हसंत हो गया, मतलब सेंटेंस चेंज हो गया ना। पहले एक लड़का हंस रहा था तो हसत था, अब जब कई लड़के हंस रहे हैं तो हसंत हो गया। बालक यहाँ पे बालका लिखा है, यहाँ बालका हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए लड़की जोर से हंसती है, जब मैंने ये बोला तो क्या हुआ, तब और सेंटेंस चेंज हो गया, तब क्या हो गया, बालिका उच्चे हसती हो गया। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, जब एक वचन से बहुवचन में जा रहा है, एक लड़के, जब मैंने कहा लड़का जोर से हंसता तो एक वचन हो गया। ठीक है, कई लड़के हंस रहे हैं तो बहुवचन सेंटेंस हो गया। ठीक है, तब एक वचन से बहुवचन में जाने पे सेंटेंस चेंज हो रहा है ना, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में भी जाने पे चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो सेम रह रही है, जो चेंज नहीं हो रही है, वो क्या है, ये वाला शब्द उच्च है। ये शब्द देखिए सब में सेम है, बिल्कुल सब में सेम है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है। बाकी देखिए लिंग चेंज हो रहा है तब भी सेंटेंस चेंज हो जाता है, वचन चेंज हो रहा है तब भी सेंटेंस चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर हम काल चेंज कर देंगे, हंसता था कर देंगे, तब भी सेंटेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है जो चेंज नहीं होगी, वो क्या होगी, ये वाले शब्द जोर से मतलब उच्चे नहीं चेंज होगा। और मैंने आपको क्या कहा, मैंने यही तो आपको बताया कि ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, हम अव्यय कहते हैं। और इसकी हम एक डेफिनेशन ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसे शब्द जो ना तो लिंग के आधार पे, जैसे ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ना तो लिंग के आधार पे, ठीक है, ना ही वचन के आधार पे, ना ही विभक्ति के आधार पे चेंज होते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसे शब्द जो लिंग वचन और विभक्ति के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, उन पे लिंग वचन और विभक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन और विभक्ति के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं, सेम रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। आप समझ गए इतना, क्या बोला मैंने, समझ गए ना। देखिए मैंने कहा कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन और विभक्ति के आधार पर चेंज नहीं होते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी नोट्स में क्या लिखा हुआ है, पहले देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है शब्द जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से, एक तो विकारी शब्द होते हैं, एक अभिकारी शब्द होते हैं। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, जो लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार नहीं बदलते हैं, उनको अभिकारी शब्द कहते हैं। और अभिकारी शब्द को ही हम अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यही तो बताया है कि जो लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे, उनको हम अव्यय बोलेंगे। अभिकारी और विकारी का मतलब क्या होता है, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन होना, चेंज होना। जैसे विकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो विकारी में ऐसे शब्द आएंगे जो चेंज हो जाते हैं, जिनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जो लिंग वचन और विभक्ति आदि के अनुसार बदल जाते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और जो लिंग वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते, उनको हम अविकारी शब्द यानी अव्यय बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है, इसमें देखिए अव्यय में क्या क्या आता है, ये देखिए अव्यय में आता है यदा, कदा, अत्र, चा, तत्र, गत्वा, सर्वथा। ठीक है, ये ऐसे शब्द जो होते हैं कभी नहीं चेंज होंगे। जैसे मैंने कहा कि तुम कहाँ जाते हो, जब मैंने तुम कहाँ जाते हो, अब कहाँ की मीनिंग चाहे स्त्रीलिंग में ले जाओ, चाहे पुल्लिंग में ले जाओ, चाहे एक वचन में ले जाओ, चाहे बहुवचन में ले जाओ, कहाँ का कुत्र ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर हम बात करें इधर विकारी शब्द की, तो अगर हम कहें कि वो पढ़ता है, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठति हो जाएगा। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो पठंत हो जाएगा, दो लोग पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पठता हो जाएगा। तो पठति, पठता, पठंत, ये चेंज हो रहा है ना। तो ये सब विकारी शब्द हैं, जो लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार चेंज होते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, और जो लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अव्यय बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए अव्यय शब्द बनता कैसे है। देखिए एक शब्द हमारा होता है वय, ठीक है, वय एक शब्द होता है। ठीक है, और जब इसके आगे हम आ जोड़ देते हैं तो अव्यय बन जाता है। व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, घटना। ठीक है, ये होता है व्यय का मतलब। व्यय का मतलब क्या होता है, कम होना या घटना, खर्च होना। ठीक है, और जब इसके आगे आ लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब चेंज होके क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा खर्च ना होना। आ लग जाएगा तो मतलब होगा खर्च ना होना। तो ना खर्च होना, ना खर्च होना अव्यय कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप ये समझिए ना खर्च होने का मतलब क्या है। ना खर्च होने का मतलब ये है ना तो कम हो
ना तो बढ़े। जीव का त्यों रहे उसको ही हम अव्यय बोलते हैं। और यही यहाँ पे लिखा है क्या, जो व्यय यानी खर्च ना हो उसे अव्यय कहते हैं। समझ गए आप, उसे हम अव्यय कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके उदाहरण देखिए दिए गए हैं, यदा, तथा और चा, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए अव्यय की परिभाषा को एक्सप्लेन करने के लिए एक सूत्र भी दिया गया है, ये सूत्र है, इसको अभी हम पढ़ेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। ना वयम इति अव्ययम, मतलब ना व्ययम मतलब जो व्यय ना हो वो अव्यय है। समझ रहे हैं आप, जो व्यय ना हो वो अव्यय है, ना व्ययम इति अव्ययम। और देखिए हिंदी में इसका मतलब भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो व्यय, व्यय का मतलब खर्च ना हो, घटे ना, बढ़े ना, जिसमें परिवर्तन ना हो। ठीक है, जो व्यय ना हो, जो घटे ना, बढ़े ना, जिसमें परिवर्तन ना हो, हमेशा जीव का त्यों रहे, उसको ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जो हमेशा सेम रहे हर कंडीशन में, चाहे फिर लिंग हो, चाहे विभक्ति हो, चाहे वचन हो, तीनों के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, वो क्या होता है, अव्यय होता है। अब देखिए यहीं पे ये सूत्र भी दिया गया है, क्या सूत्र है, सदर्शम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु चा विभक्तिषु वचनेषु चा सर्वेषु यन्न वेद तद्वयम्। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए इसका मतलब ये हुआ, सदर्शम का मतलब होता है समान, क्या रहता है, समान। ठीक है, समान, जो समान रहे किसमें, तीनों लिंगों में, त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में समान रहे। ठीक है, तीनों लिंगों में समान रहे, जो तीनों लिंगों में समान रहे। उसके बाद सर्वासु चा विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में एक जैसा रहे, जो समान रहे किसमें, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और वचनों में, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और देखिए यहाँ पे ये लिखा भी है, जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। आप समझ गए। ठीक है, अब आगे देखिए अव्यय के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अव्यय का एग्जाम्पल होता है जैसे अत्र, तत्र, कुत्र, तथा, यदा, तदा, किम, कदा, ठीक है, आदि, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं अव्यय के। अभी मैं आपको डिटेल में आगे अव्यय के एग्जाम्पल और भी पढ़ाऊंगा और उनकी हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा इनकी, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे इतने ही दिए गए हैं, तो आप इतने आप अपने माइंड में रखिए। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे अव्यय कैसे नहीं बदलता, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अपने नोट्स में, मैंने डिटेल में बताया हुआ है यार। देखिए मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिए थे आपको कि बालक जोर से हंसता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बालका उच्चे हंसत। ठीक है, ये एक वचन का सेंटेंस है। ठीक है, अब ये बहुवचन का सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि अनेक बालक जोर से हंसते हैं, तो क्या हो जाएगा, बालका उच्चे हसंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पुल्लिंग, लिंग इनका दोनों का सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, ये एक वचन का है, ये बहुवचन का सेंटेंस है, और इसीलिए ये सेंटेंस पूरा चेंज भी हो रहा है। बालक, बालक का बालकाहा हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अनेक बालक का बालकाहा हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हंसता है का हसंत हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, हंसते हैं का हसंत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वचन के अकॉर्डिंग सेंटेंस तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं हो रही, वो क्या है, ये उच्चे शब्द, ये चेंज नहीं हो रहा है। और जो चेंज नहीं होते हैं लिंग और वचन और विभक्ति के अकॉर्डिंग, उनको ही हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे भी ये सेंटेंस दिए हुए हैं कुछ, तो ये आप वही सेंटेंस जो मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाए थे वही सब लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कर्ता और क्रिया शब्द हर वाक्य में बदले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कर्ता चेंज, एक लड़का था, ठीक है, फिर दो लड़के हो गए, फिर कई लड़के हो गए, जैसे यहाँ पे दो लड़कियां हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बालिकाएं जोर से हंसती हैं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखा है अनेक बालिकाएं जोर से हंसती हैं, तो यहाँ पे कर्ता तो चेंज हो रहा है। ठीक है, कर्ता चेंज हो रहा है तो क्रिया भी चेंज हो रही है। ठीक है, और लेकिन उच्चे शब्द जो है, मैंने आपको क्या बताया, उच्चे शब्द जो है वो हर वाक्य में समान रहता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। समझ गए आप, जो लिंग वचन और विभक्ति के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है वो अव्यय होता है। बहुत ही इजी है यार। ठीक है, और ये तो समझिए आपको फ्री के नंबर मिलेंगे 5। ठीक है, तो जो किसी भी लिंग, कारक, काल, वचन के आधार पर नहीं बदलते हैं अव्यय कहलाते हैं। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया है और अच्छे से हमको समझ में भी आ गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अव्यय के टाइप कितने होते हैं। अव्यय पंचविधम, मतलब अव्यय 5 टाइप के होते हैं। अर्थ के अनुसार अव्यय 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए उपसर्ग। उपसर्ग मैंने आपको पढ़ा रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये एक शब्द दिया, जैसे ये उपसर्ग है हमारा प्रा। ठीक है, ये एक उपसर्ग है। अब देखिए आप, मैंने ये शब्द लिखा बल, बल एक शब्द लिखा है, और जब इस शब्द के आगे अगर मैं प्रा जोड़ दूंगा तब देखिए क्या हो जाता है। जब इस शब्द के आगे मैंने प्रा जोड़ दिया तो हो जाएगा प्रबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
जैसे मैं प्रा जोड़ता हूँ तो शब्द का मतलब चेंज हो जाता है, लेकिन जो हमारा आगे वाला जो शब्द हमने ये जो लगाया था ये चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ परा का। जैसे मैंने लिखता हूँ जय, ठीक है, मैंने लिखा जय। जब मैंने जय लिखा, जय का मतलब होता है जीतना, ठीक है। और जब इसके आगे मैं परा उपसर्ग लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, इसका मतलब चेंज हो गया। पराजय मीन्स होता है हार, ठीक है, इसका मतलब चेंज हो गया, लेकिन ये जो हमारा उपसर्ग है ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि जो शब्द चेंज नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग भी अव्यय होते हैं। अब दूसरा है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राम उठता है, ठीक है, मैंने ये लिखा राम उठता है। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि राम उठता है, लेकिन किस समय उठता है ये नहीं पता, क्या रात में उठता है, दिन में उठता है या दोपहर में उठता है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूँ कि राम प्रातः उठता है, प्रातः उठता है, अब आपको ये क्लियर हो गया कि राम उठता है प्रातः, सुबह उठता है राम। तो ये क्या, ये शब्द क्या कर रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। प्रातः क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और ये कभी चेंज नहीं होते हैं। प्रातः चेंज नहीं होगा, चाहे हम राम के लिए कहें, चाहे शाम के लिए कहें, चाहे हम सीता के लिए कहें, किसी के लिए भी कहें। अगर हम यहाँ पे लिख दें सीता प्रातः उठती है, तो प्रातः का मतलब तो प्रातः ही रहेगा ना। तो ये जो क्रिया विशेषण होते हैं ये भी हमारे अव्यय होते हैं, ठीक है। तो हमने उपसर्ग देख लिए, क्रिया विशेषण देख लिए, ठीक है। तो क्रिया विशेषण में एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, देखिए प्रातः हो गया, उच्च हो गया, युगपात हो गया, पृथक हो गया, यदा, तदा, ऐसे शब्द, ये सब क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है, और ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं चा आदि वर्ण। अब जो चा आदि वर्ण होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे चा है, जैसे मैंने लिखा, तो चा का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है और। जैसे मैंने कहा राम और श्याम, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, राम और श्याम मैंने लिखा, तो राम और श्याम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए राम च श्याम, ठीक है। तो ये इसका संस्कृत ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें कि चा शब्द है, ये चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पे सीता आ जाए, चाहे गीता आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, इसका मतलब नहीं चेंज होगा, और का और ही रहेगा। तो ये जो हमारे चा आदि वर्ण होते हैं ये भी हमारे अव्यय होते हैं, ठीक है। जैसे रमेश संस्कृतम और गणितम चा पठति, ठीक है, रमेश संस्कृत और गणित पढ़ता है। रमेशः संस्कृतम गणितम च पठति, यहाँ पे लिखा हुआ है रमेशः संस्कृतम गणितम च पठति, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रमेश संस्कृत और गणित पढ़ता है, ठीक है। अब आगे देखिए समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जैसे हमने कहा कि अतकथा प्रारंभते, जैसे शब्द नहीं आते जब कथा, जब कोई पढ़ा बोलता है तो वो कहते हैं अतकथा प्रारंभते, ठीक है। उसके बाद विस्मय बोधक। विस्मय बोधक जिससे आश्चर्य, मतलब आश्चर्य जैसा, सरप्राइज जैसा फील हो। जैसे मैंने कहीं मैं जा रहा हूँ रास्ते से, मैंने सांप देख लिया, तुम कहो ओह इतना भयानक सांप, आप कहते नहीं कि इतना बड़ा सांप, अरे। तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं, अरे हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे विस्मय बोधक शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ओह कियत भयंकरा सर्पा, मतलब क्या है, ओह कियत भयंकरा सर्पा, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओह कितना भयानक सांप है, ठीक है। तो ऐसे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। और ये जो विस्मय बोधक शब्द होते हैं ये भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि अव्यय कितने टाइप के होते हैं। देखिए अव्यय दो टाइप के होते हैं, एक रूढ़ अव्यय होते हैं और दूसरे यौगिक होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने स्वर ने, सॉरी हिल गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद करिए स्वर के बारे में कि स्वर दो टाइप के होते हैं, एक मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर जो मूल रूप में होते हैं और संयुक्त जो दो स्वरों से मिलके बनते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ भी होता है कि रूढ़ अव्यय, यौगिक अव्यय। रूढ़ अव्यय कौन से होते हैं, रूढ़ अव्यय वो होते हैं जो कि मूल होते हैं, बेसिक अव्यय होते हैं, ठीक है। और यौगिक अव्यय क्या होते हैं, जो दो, मतलब दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, जैसे प्रत्यय और धातु से मिलके जब जो बनता है उसको हम यौगिक अव्यय कहते हैं। यौगिक का मतलब जुड़ना, जब दो शब्दों से मिलकर जब जो अव्यय बनता है उसको हम यौगिक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों से मतलब क्या है इसका, मेरा मतलब ये है कि जो धातु या शब्द में जब प्रत्यय लग जाता है, जब किसी धातु और शब्द में हम प्रत्यय ऐड कर देते हैं और फिर जो अव्यय बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक अव्यय कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपने मूल रूप में पहले से बने होते हैं, जो पहले से ही अपने मूल रूप में होते हैं और
मतलब क्या है, बने बनाए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय। कौन से? रूढ़ वाले अव्यय कहते हैं, उनको हम रूढ़ अव्यय कहते हैं या मूल अव्यय कहते हैं, जो पहले से बने बनाए होते हैं, जिनको बनाना नहीं पड़ता, जो अपनी रियल फॉर्म में पहले से ही होते हैं, जैसे प्रातः, चा, इब आदि ये सब दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यौगिक अव्यय। यौगिक अव्यय को हम प्रत्यय से बने अव्यय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कैसे बनते हैं, देखिए किसी भी धातु या शब्द में जब हम प्रत्यय ऐड कर देते हैं तो जो अव्यय बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गत्वा, ज्ञातुम, तेहर या और यदा, ये जितने भी होते हैं ये कौन से होते हैं, हमारे यौगिक अव्यय हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब मैंने अव्यय यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उनका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, अर्थ भी लिखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किसका मतलब क्या होता है। देखिए चा को हम हिंदी में बोलते हैं और, ठीक है। अपि मतलब होता है भी, खुल का मतलब होता है निश्चय, ही का मतलब होता है हेतु, तू का मतलब होता है लेकिन, किल का मतलब होता है प्रसिद्ध, ननु का मतलब होता है प्रश्न सूचक, ठीक है। और बा का मतलब होता है विकल्प, एब का मतलब होता है ही, पुनः का मतलब होता है फिर, विना का मतलब होता है बिना, उच्चे का मतलब होता है ऊंचा, रित्य का मतलब होता है बिना, एवं का मतलब होता है इसी तरह, सह का मतलब होता है साथ, सार्थम मतलब होता है साथ, युगपात मतलब होता है एक साथ, ठीक है। और यथा तथा का मतलब होता है जैसे वैसे, यावत तावत का मतलब होता है जितना उतना, ठीक है। वैसे सबके मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये भी इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए एग्जाम में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको ये दे देगा, जैसे एक अव्यय ये दे दिया चा, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि इसका अर्थ बताओ, या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि इस अव्यय का अर्थ बताओ, या तो क्या कहेगा, या ऐसे आपसे पूछेगा किन्हीं दो अव्यय का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो आपको दो अव्यय बताने होंगे, जैसे चा और आप यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। या तो आपसे क्या कह देगा, आपको अव्यय दे देगा, जैसे आपको ये अव्यय दे दिया और ये कहेगा कि इसका वाक्य प्रयोग करिए, मतलब इसके वाक्य में यूज करिए। जैसे मैंने कहा राम और श्याम घर जाते हैं, ठीक है। तो राम और श्याम घर जाते हैं, तो ये चा यूज हो जाएगा। तो आपको सेंटेंस में बनाने को दे सकता है, ठीक है, कि इन पे वाक्य प्रयोग करके दिखाइए, या तो आपको दे देगा कि इसका अर्थ बताइए, ठीक है, या तो कहेगा एग्जाम्पल बताइए, या तो पहले अर्थ पूछ लेगा, या वाक्य प्रयोग पूछ लेगा, या उदाहरण पूछ लेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे सबके हिंदी में अर्थ भी लिख रखे हैं। जैसे आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जैसे पढ़ते हैं, याद किया था आपने, वैसे ही आपको मीनिंग याद करनी है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से फिर याद भी हो जाएगा। आप 4-5 बार पढ़ना, इन सबका आपको अर्थ पता चल जाएगा, इनकी हिंदी मीनिंग पता चल जाएगी। और हिंदी मीनिंग अगर आपको पता होगी तो आप वाक्य तो बना ही लोगे। जैसे मैंने कहा कि चा का प्रयोग करके बताइए, तो आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे रमेश, सुरेश और राजेश, जैसे यहाँ पे लिखा है राम, श्याम, सुरेश, रमेश और राजेश। अब इसको अगर हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए रामा चा श्यामा चा सुरेशा चा रमेशा चा राजेशा चा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रामा, श्यामा, सुरेशा, रमेशा, राजेशा चा, लास्ट में चा लगा दें, या बीच में भी चा लगा सकते हैं। तो हम संस्कृत में 2 टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा दिया है चा, चा का अर्थ क्या होता है और, ठीक है। और में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे राम, श्याम, सुरेश, ठीक है। इसको अगर हमें संस्कृत में यूज करना है तो ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, ठीक है। अब इसको हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। मतलब हमें चा से एक ऐसे हमारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ये चा अव्यय दे देगा और कहेगा इससे एक सेंटेंस बना के दिखाइए, एक वाक्य बना के दिखाइए संस्कृत में। तो आप एक वाक्य लिख लेना, जैसे कोई भी वाक्य लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखे हैं, ये थोड़े ईजी हैं तो आपको अच्छे से थोड़ा याद रहेंगे इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे से मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम, लक्ष्मण और सीता वन जाते हैं, ठीक है। ये मैंने वाक्य प्रयोग इसका बनाया, इसको मैं संस्कृत में ट्रांसलेट कर दूंगा और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने राम का रामा कर दिया, लक्ष्मण का लक्ष्मणा और सीता का क्या हो जाएगा, सीता, ठीक है। तो रामा लक्ष्मणा सीता च वनम गच्छति, ठीक है, समझ गए हम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दूसरा भी दिया गया वाक्य, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा अव्यय हमारा अपि। अपि का अर्थ क्या होता है, अपि के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है भी, ठीक है। दूसरा अर्थ होता है प्रश्न निर्माण के लिए। जैसे कर्ण भी पांडव था, तो कर्ण अभी पांडवा आसीत्,
कर्ण भी पांडव था। क्या यहाँ पे सेंटेंस दिया, कर्ण भी, और भी का अर्थ क्या होता है, अपि, तो कर्ण अपि पांडव आसीत्। ठीक है, मैं भी विद्यालय जाता हूँ, अहम अपि विद्यालयम गच्छामि। ठीक है, मैं भी अपि, भी का क्या हो जाएगा, अपि हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे सेंटेंस बनेंगे। अब देखिए दूसरा अर्थ प्रश्न निर्माण के लिए अपि का कैसे यूज होता है। देखिए, क्या राम अयोध्यापति हैं? अगर आपसे ये सेंटेंस ऐसे आ जाए कि क्या राम अयोध्यापति हैं, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए आपका अपि का ही प्रयोग होगा। कैसे, अपि रामा अयोध्यापतिः अस्ति, अपि रामा अयोध्यापतिः अस्ति। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब आगे देखिए, इति। इति हमारा एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है समाप्ति, और समाप्ति के लिए इसका अर्थ मतलब यूज होता है। अब देखिए आप इसका कहाँ कहाँ यूज होगा, ये भी मैंने लिख रखा ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका किस टाइप से और कितने तरीके से कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे स्थान, वचन, कथन, ठीक है, और संदेश, कोई संदेश हम दे रहे हैं किसी को। जैसे मैंने कहा कि तुम बहुत बहादुर हो, ऐसा रमेश कह रहा था, तो ऐसा रमेश कह रहा था तुम बहुत बहादुर हो, तो इसको हम बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे। ठीक है, सेंटेंस जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, रोहन मेरा मित्र है ऐसा श्याम ने कहा, तो रोहन मेरा मित्र है ऐसा श्याम ने कहा है, और ये एक संदेश है, ये मैं किसी को बता रहा हूँ। तो देखिए, रोहना मम मित्र अस्ति इत श्याम उक्तवान। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, इति का प्रयोग कैसे हुआ, यहाँ पे इस ऐसा का मीनिंग में इति का प्रयोग हुआ। ठीक है, रोहना मम मित्र अस्ति इति श्याम उक्तवान। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए सेंटेंस, संस्कृतम एव राजभाषा भवेत् इत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उक्तवान। संस्कृत हमारी राजभाषा है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे कैसे वाक्य प्रयोग करने हैं। हमको जैसे कोई भी अव्यय उठा के दे देगा एग्जाम में, और अगर आपको उसका अर्थ पता होगा तो आप उससे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा है ऊंचा। अब ऊंचा के लिए मैंने बताया था कि वह ऊंचा हंसती, वो जोर से हंसती है, तो जोर से हंसती का क्या हो जाएगा, ऊंचा हंसती है। ठीक है, ये तो मैंने जोर से जो होता है उसका संस्कृत में क्या मीनिंग होता है, जोर से का मीनिंग होता है उच्च। ठीक है, जैसे बालक ऊंची आवाज में रोता है या बालक जोर से रोता है, तो इसका संस्कृत ट्रांसलेट क्या होगा, बालकः उच्चे रोदति। ठीक है, बालकः उच्चे रोदति। ठीक, और वैसे ही आप देखें, नगर में घर ऊंचे होते हैं, तो नगर में का क्या हो जाए, नगरे गृहाणि उच्चे भविष्यन्ति। ठीक है, तो ऐसे हमें वाक्य प्रयोग करने हैं, और वाक्य प्रयोग हम कब कर पाएंगे, जब हमें इनका अर्थ हिंदी मीनिंग पता होगा। जैसे उच्चे का होता है ऊंचा, इति का मतलब होता है समाप्ति में। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखें, नीचे का यहाँ पे नीचे का होता है नीचे। अब नीचे हमें पता है इसका अर्थ, तो ये अव्यय दिया हुआ है, हमें संस्कृत में कह रहा है कि इसका वाक्य प्रयोग करके बताइए, तो आपको पता होगा, आप क्या मतलब कर दोगे। जैसे तुम हमेशा धीमे बोलते हो, धीमे मतलब स्लो, नीची आवाज़ में बोलते हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तुम सर्वदा निश्चय एव वदसि। ठीक है, ऐसे वाक्य प्रयोग करने हैं हमको। जैसे मीना नीचे, ठीक है, मीना नीचे बैठती है, यहाँ पे बैठना होगा। ठीक है, तो मीना नीचे बैठती है, तो मीना नीचे तिष्ठति। ठीक है, अब आगे देखिए, विना का अर्थ क्या होता है, बिना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला अव्यय है विना, और बिना का हिंदी अर्थ क्या होता है, बिना। ठीक है, अब जैसे मैंने इसका वाक्य प्रयोग करके आपको बताता हूँ, अब आपको अर्थ पता चल गया, आप बना लेंगे। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब इसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि जल के बिना जीवन नहीं है, और तो इसको हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिना जलम जीवनम नास्ति, बिना जलम जीवनम नास्ति। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। तो जब आपको हिंदी अर्थ पता होगा तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे कौन से दिए हुए हैं। देखिए, सातवां हमारा है कि युगपत। युगपत का मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है पता है, एक साथ। जैसे चक्र के साथ, चक्रेण युगपात। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा है हमारा सेंटेंस कि गणतंत्र दिवस पर सैनिक राजमार्ग पर एक साथ चलते हैं। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिखा है। ठीक है, अब मुझे पता है एक साथ का मीनिंग होता है युगपात। ठीक है, और युगपात मुझे दिया हुआ था एग्जाम में कि युगपात पर एक वाक्य प्रयोग करके दिखाइए, तो मैंने ये सेंटेंस उठाया, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर दूंगा। आपको सारे सेंटेंस संस्कृत में ही लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहें तो उसका हिंदी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप ये सेंटेंस संस्कृत में ही लिखें। ठीक है, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेट,
इसका होगा गणतंत्र दिवसे सैनिकः राजमार्गे युगपथ चलन्ति। ठीक है, एक साथ चलते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए ऋते। ऋते का अर्थ होता है बिना। इसका भी अर्थ क्या होता है? बिना। जैसे ज्ञान के बिना सुख कहाँ, ज्ञान के बिना सुख कहाँ, तो इसका संस्कृत ट्रांसलेट क्या होगा? ज्ञानात ऋते न सुखम। ठीक है, ऐसे। और आप अभी इतनी टेंशन मत लेना कि मुझे वाक्य प्रयोग करना नहीं आता है, मैं वाक्य नहीं बना पा रहा हूँ। इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। जब आप कारक पढ़ेंगे, विभक्ति पढ़ेंगे, शब्द रूप पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे, तब आप संस्कृत के सेंटेंस बनाने लगेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब आगे देखते हैं हमारा सा। सा का अर्थ क्या होता है? साथ। जैसे राम के साथ सीता वन जाती हैं, रामेण सा सीता वनम गच्छति। ठीक है, जैसे मेरे साथ अशोक होगा, जैसे मैंने कहा मेरे साथ तो अशोक होगा यार, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? मेरे साथ अशोक होगा। मया सा अशोका भविष्यन्ति। ठीक है, और वह मेरे साथ बाजार को गया। सा मया सा अपरम अगच्छत। गया, गया का क्या होगा? अगच्छत, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस है हमारा सार्थम। और सार्थम का भी अर्थ क्या होता है? साथ। क्या होता है? साथ। अब हमको भी हमें क्या करना है? इसका वाक्य प्रयोग करके दिखाना है। तो जैसे मैंने कहा श्याम मेरे साथ पढ़ता है। ठीक है, तो श्यामा मया सार्थम पठत। ठीक है, सीमा पिता के साथ घर जाती है, तो क्या होगा इसका? सीमा पिता सार्थम गृहम गच्छत। ठीक है, ऐसे बनेंगे सेंटेंस, बहुत ही इजी हैं। बस आपको हिंदी मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको हिंदी मतलब पता है किसी भी अव्यय का, तो आप बना ले जाएंगे सेंटेंस, फिर आपके लिए कठिन नहीं होगा। ठीक है, जैसे पुनः। पुनः का अर्थ होता है फिर। जैसे फिर से कड़वे वचन नहीं बोलना, फिर से कड़वे वचन नहीं बोलना, तो इसका संस्कृत ट्रांसलेट क्या होगा? ना पुनः एवं कटु बदनियम। ठीक है, अगला हमारा है यथा या तथा। ठीक है, यथा तथा, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे वैसे, जैसे वैसे। जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ऐसे। जैसे यथा माता स्वरूपम तथा पुत्री स्वरूपम। जैसा माता का रूप है वैसे ही पुत्री का रूप है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस ऐसे हम यूज करके इनको बना लेंगे। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि मैं उड़ा रहा हूँ? सब उड़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको एक बिल्कुल ही सटीक बात बता रहा हूँ कि आपको अर्थ पता होना चाहिए, सिर्फ आप सेंटेंस बना ले जाएंगे। तो इसीलिए आप सबका अर्थ ज़रूर याद कर लेना, और इसीलिए मैंने ये सब एक साथ लिख के भी रखे हुए हैं, देखिए, ताकि आप एक ही साथ सबका अर्थ याद कर लें और इनसे सेंटेंस जो भी चाहें वो बना लें। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे ये वाला हो गया था शायद, हाँ ये वाला भी नहीं। यावत तावत। ठीक है, यावत तावत का मतलब होता है जितना उतना, या जब तक तब तक। जब तक वर्षा नहीं होती तब तक धान नहीं पैदा होते हैं। ठीक है, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक धान पैदा नहीं होंगे। तो यावत वृष्टि ना भवत तावत सस्यम ना भवत। ठीक है, सिंपल सा है यार, कोई कठिन नहीं है ज़्यादा। अब आगे देखिए हमारा यदि तरही। यदि तरही, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? यदि तो। ठीक है, हिंदी अर्थ इसका क्या होता है? यदि तो। अब इसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे? देखिए, यदि राम जाता तो तुम भी जाते, यदि राम जाता तो तुम भी जाते। यदि रामो गच्छेत तरही त्वापि गंतव्यम। क्या होगा? यदि रामो गच्छेत तरही त्वापि गंतव्यम। ऐसे दूसरा देखिए, यदि वर्षा होती तो पुरुष कार्यालय नहीं जाता। ठीक है, तो इसका क्या होगा? यदि वृष्ट्या अस्ति तरही पुरुषा कार्यालयम ना गच्छति। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंस इसको ट्रांसलेट करके बना लेना है। अगला है हमारा यदा तदा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है जब तब। ठीक है, जैसे जब सूर्य निकलता है तब सुबह होती है, जब सूर्य उगता है तब सुबह होती है। यदा सूर्य उदति तदा प्रातः भवति। ठीक है, ऐसे इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे हम। ऐसे ही ना का अर्थ होता है नहीं, जैसे बालका ना हसत, बालक नहीं हंसता है। ठीक है, ऐसे इनका भी प्रयोग कर देंगे। उसके बाद कति का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक, जैसे कितने, हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं। ठीक है, तो हस्ते कति उंगलियां संति। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या होगा? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। ठीक है, तो ऐसे इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया है? आगे देखिए बहुत से दिए हुए हैं, मैंने सारे कवर करके रखे हैं इसमें, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं अगर इन सबका ट्रांसलेट करूँगा संस्कृत में, वाक्य प्रयोग करके दिखाऊँगा,
और अर्थ बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए यार। जैसे कुत्र यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ। कुतः का अर्थ क्या होता है, कहाँ से, ठीक है। तो मैं इसका वाक्य प्रयोग आपको बताता हूँ। देखिए, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो कहाँ, तुम कहाँ जाते हो, तुम कुत्र गच्छस, ठीक है, बस ऐसे बना देना है, समझ रहे हो। ऐसे ही अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ तुम आए थे, अत्र तुम आगच्छ, आगच्छ क्यों हमने किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। आगच्छ क्यों किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अत्र त्वम आगच्छ, ठीक है। उसके बाद देखिए, राजा का दूत यहाँ किस लिए आया, ये भी पास्ट टेंस है, ठीक है। राज्ञा भृत्या अत्र किमर्थम आगच्छत, राज्ञा भृत्या अत्र किमर्थम आगच्छत, राजा का दूत यहाँ किस लिए आया, राज्ञा भृत्या अत्र किमर्थम आगच्छत, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। जैसे तत्र का अर्थ होता है वहाँ, जल वहाँ है, जलम तत्र अस्ति, ऐसे बनाने सिंपल है यार। बस आपको हिंदी अर्थ पता हो तो आप सब बना लोगे। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, ईश्वर सभी जगह है, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ठीक है। जैसे अन्यंत्र, अन्यंत्र का अर्थ होता है कहीं और, दूसरी जगह। जैसे रमेशा तत्र ना अस्ति, सह अन्यंत्र अस्ति, मतलब क्या है उसका, इसका मतलब है कि रमेश वहाँ नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है। जैसे महाभारत युद्ध समय बलरामा अन्यंत्र भवन्ति, महाभारत के युद्ध के समय बलराम जी कहीं और थे, अन्य कहीं और थे, अन्यंत्र मतलब कहीं और थे, ठीक है। उसके बाद एकत्र, एकत्र मतलब एक जगह, एक साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा, ठीक है। जैसे सदा का अर्थ, जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यमेव वदनीयम, ठीक है। ऐसे आगे देखिए, खुल, खुल का अर्थ होता है वास्तव में, ठीक है। एव का अर्थ होता है अथवा, साकम का अर्थ होता है साथ, पिता पुत्र के साथ आया, पिता पुत्रेण साकम आगातः, पिता पुत्रेण साकम आगातः, ठीक है। ऐसे किमर्थम, किमर्थम मतलब किस लिए, बालक विद्यालय किस लिए जाते हैं, बालका विद्यालयम किमर्थम गच्छत, ठीक है, ऐसे बनाने हैं आपको। ऐसे ही ये हो गया एक ई का अर्थ क्या होता है यहाँ, जैसे यहाँ परम ऋषियों द्वारा 4 प्रकार के दान का वर्णन किया गया है, तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे, समझ रहे हैं आप। सब आपको बस हिंदी अर्थ पता होगा, आप कर ले जाएंगे यार, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस हिंदी अर्थ याद कर लेना, इनकी मीनिंग याद कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये कुछ दिए गए हैं, इनकी भी आपको मतलब बस हिंदी अर्थ पता हो, बाकी प्रयोग आप कर लोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यौगिक अव्यय क्या होते हैं, यह देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। यौगिक अव्यय मैंने आपको बताया था, जो प्रत्यय और धातु या शब्द से मिलकर बनते हैं वो यौगिक अव्यय होते हैं। जैसे कुत्वा प्रत्यय से क्या बनता है, पठित्वा बनता है, ज्ञात्वा बनता है, ठीक है, गत्वा बनता है और श्रुत्वा बनता है, ये सब क्या होते हैं हमारे कत्वा प्रत्यय से बनते हैं। जैसे पठ, पठ धातु है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पठ धातु है, ठीक है, पठ धातु है, पठ का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। और जब इसमें कत्वा, कत्वा प्रत्यय लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पठित्वा हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्यय पर ये पठित्वा है, ये कौन सा अव्यय है, ये यौगिक अव्यय है, ठीक है। कत्वा प्रत्यय से मिलके जो अव्यय बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको जैसे हम यौगिक अव्यय कहते हैं। जैसे पठित्वा, ज्ञात्वा, गत्वा, श्रुत्वा, ठीक है, ऐसे ये। और तुमुन प्रत्यय, पठ में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पठतुम हो जाता है, फिर ज्ञातुम बन जाता है, इसी से गंतुम बन जाता है, खातुम बन जाता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, लप्य प्रत्यय होता है, लप्य प्रत्यय जब जुड़ जाएगा हमारा तो क्या होगा, तो ये जैसे बन गया प्रविश्य बन गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, लास्ट में या आएगा, देखिए या आ रहा है सब में, ठीक है। तो प्रविश्य, प्राप्य, प्रक्षिप्य, विज्ञा, ठीक है, ये ऐसे ये जो प्रत्यय जब ऐड हो जाते हैं तो ये ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। जैसे दा प्रत्यय होता है, मतलब आप ऐसा समझिए ये चारों हमारे प्रत्यय हैं, ठीक है। और जब ये प्रत्यय किसी धातु के पीछे लग जाएंगे और उनसे जो अव्यय बनेगा उसको हम यौगिक अव्यय कहेंगे। जैसे कत्वा प्रत्यय है, ठीक है, जब पठ के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो पठित्वा हो जाएगा, जब पठ के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है तो पठतुम हो जाता है, ठीक है। वैसे ये लप्य प्रत्यय का होगा, वैसे ही दा प्रत्यय का होगा। जैसे सदा, कदा, यदा, सर्वदा, इनके सबके लास्ट में क्या आ रहा है, दा आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो दा प्रत्यय से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो सदा, कदा, यदा और सर्वदा हैं ये सब यौगिक प्रत्यय हैं, क्यों, क्योंकि ये
प्रत्यय से और शब्द से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए थाल प्रत्यय। थाल प्रत्यय में क्या आता है, सर्वथा, यथा, तथा आदि। इनके आगे लास्ट में था आएगा। ठीक है, था आएगा। इसमें दा आ रहा है सब में। ठीक है, दा प्रत्यय में लास्ट में दा आ रहा है, इसमें सब में क्या आ रहा है, था आ रहा है। ठीक है, वैसे ही तहसील प्रत्यय। तहसील प्रत्यय में कौन सा आता है, तहसील प्रत्यय में अता, कुता, इता ये सब आते हैं। ठीक है, फिर त्रिल। त्रिल प्रत्यय में कौन सा आता है, त्रिल, अत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र, कुत्र, लास्ट में त्रा आता है इनमें सब में। ठीक है, तो ये हमारे त्रिल प्रत्यय हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। मतलब आपको इसमें याद क्या करना है, आपको याद बस इतना करना है कि किस प्रत्यय से मिलके कौन सा अव्यय बन रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इसमें कौन सा प्रत्यय है या इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आपको जब याद होगा तभी आप बता पाएंगे, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 4-5 बार इसको पढ़ लेना, बस 7 ही तो प्रत्यय हैं यार, 7 प्रत्यय 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यौगिक अव्यय के उदाहरण देखिए आप एक बार। ठीक है, यौगिक अव्यय के उदाहरण। ठीक है, अब देखिए आप इनके वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। जैसे कत्वा प्रत्यय हमने पढ़ा अभी। ठीक, कत्वा में क्या आता है, दृष्टवा। ठीक है, दृष्टवा ये जो है हमारा क्या, कत्वा से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए शेर को देखकर वह दूर भाग गया। शेर को देख के वह दूर भाग गया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंहम दृष्टवा सा दूर पलायतः। ठीक है, दृष्टवा मतलब यहाँ पे कौन सा प्रत्यय आ रहा है, कत्वा प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, वह आ रहा है लास्ट में। ठीक है, अच्छा तुमन प्रत्यय से देखिए कैसे हम वाक्य प्रयोग बनाते हैं। जैसे मैं भी जल पीना चाहता हूँ, मैं भी जल पीना चाहता हूँ, तो ये कैसे बनेगा बताइए, ये बनेगा अहमपि जलम पातुम इच्छामि। ठीक है, अहमपि जलम पातुम इच्छामि। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब अगला है हमारा लप्य प्रत्यय, उसके बाद है दा प्रत्यय। तो ऐसे आप सब बना लेना। ठीक है, आप बस मतलब आपको पता होना चाहिए, आप बना लेंगे। जैसे रमेश हमेशा सत्य बोलता है, रमेशा सदा सत्यम वदति। ठीक है, तो सदा में क्या आ रहा है हमारा, कौन सा प्रत्यय, दा प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, जब आप प्रत्यय चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए, इनका हिंदी मीनिंग आपको याद होना चाहिए बस। यहाँ पे मैंने क्या बताया है, यहाँ पे मैंने ये बताया, देखिए ये आप यौगिक अव्यय मैंने दिए हुए हैं, लेकिन इनका इधर ही ये कहाँ पे देखिए, मैंने एक अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, ये वाली लिस्ट जो है इसमें इन सब का मतलब दिया हुआ है। आपको सिर्फ मतलब याद करना है, मतलब इनकी सबकी हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए, आप सेंटेंस बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है रमेश सदा सत्य बोलता है। सदा मतलब हमेशा। अब सदा का आपको हिंदी अर्थ पता है कि सदा का मतलब होता है हमेशा, बस। तो आपको इसको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आपको सेंटेंस दे देगा एग्जाम में कि सदा का वाक्य प्रयोग करके बताइए, तो आप कुछ भी बना। अब आपको सदा का अर्थ पता होगा तो आप बना देंगे। सदा का अर्थ जैसे हमेशा होता है, तो आपने कहा रमेश सदा सत्य बोलता है। अब रमेश सदा सत्य बोलता है मतलब क्या है, रमेश हमेशा सत्य बोलता है ना, तो रमेशा सदा सत्यम वदति ऐसे बन जाएगा। तो आपको सबका हिंदी अर्थ पता करना है। ठीक है, ये अभी आप प्रत्यय और ये सब झमेले में मत पढ़ना। ठीक है, जब आप प्रत्यय पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना, अभी इतना लोड मत लेना इन सब का। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया ताकि आपको एक ये भी पता रहे कि ये हाँ कैसे बन गया, कहाँ से आ गया। ठीक है, मतलब आपको मेन यही याद रखना है, आपको सबका हिंदी अर्थ याद रखना है। और हिंदी अर्थ याद करने के लिए मैंने पूरा दिया तो है, ये सब याद कर लेना। बस इसको याद करके आप कुछ भी सेंटेंस आपके मन में आए आप बना देना। बस आपको क्या पढ़ना है, धातु, शब्द रूप और विभक्ति और कारक, ये सब पढ़ने आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप, अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप, देखिए यहाँ पे लिखा है रामा मोहना चा पठत। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखति। इनमें से कौन सा अव्यय है बताइए। ठीक है, देखिए रामा मोहना चा पठति। अब इसमें सब में से ये ऐसे सेंटेंस आपको ऐसे ही दे देगा, आपको सेंटेंस एग्जाम में ऐसे सेंटेंस दे दिया आपको। अब पूछेगा कि इसमें अव्यय कौन सा है, राम अव्यय है, मोहन अव्यय है, चा है या पठता है। तो आपको अगर पता होगा तो आप बता देंगे कि हाँ इसमें राम अव्यय है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्रुद्ध सिंह उच्चे गर्जत। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, क्रोधित शेर जोर से गरजता है। ठीक है, तो इसमें अव्यय कौन सा है बताइए, क्रुद्ध, सिंह, गर्जत या उच्चे, कौन सा अव्यय है बताइए। इसमें अव्यय है उच्चे, अभी मैंने आपको पढ़ाया है उच्चे होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये त्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जहाँ वो धूर्त है वहाँ चलिए, जहाँ वो धूर्त है वहाँ चलिए। ठीक है, इसका मतलब है ये। ठीक है, तो इसमें अव्यय कौन सा है ये बताइए, यत्र है, तत्र है, सा है या आ और बा दोनों हैं, मतलब आ और बा दोनों हैं, बताइए कौन सा है। तो इसमें आ और बा दोनों है, यत्र भी है तत्र भी है। ठीक है, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्या आता है, देखिए ऐसे आएगा, आपको सेंटेंस दे देगा और यहाँ आपको ब्लैंक स्थान जो है आपको भरना होगा सही से। ठीक है, जैसे इसका मतलब होता है
अद्य मेघा गर्जन्ति, आज बादल गरजते हैं। तो आज बादल गरजते हैं, इसमें क्या फिट बैठेगा? शनैः मतलब धीरे गरजते हैं, उच्चे जोर से गरजते हैं, और गरजते हैं से गरजते हैं। तो इसमें क्या होगा बताइए? आज बादल उच्चे गरजते हैं, जोर से गरजते हैं। अद्य मेघा उच्चे गरजन्ति। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए, यदा माला आगमिष्यति अहम गमिष्यामि, मतलब जब माला आएगी मैं जाऊंगा। तो इसमें क्या बीच में भरा होगा बताइए? क्या भरना चाहिए हमको? जब माला आएगी व्यर्थ में मैं जाऊंगा, जब माला आएगी हमेशा मैं जाऊंगा, जब माला आएगी हमेशा मैं जाऊंगा, ठीक है, या जब माला आएगी तब मैं जाऊंगा। तो इसका आंसर होगा यदा माला आगमिष्यति तदा अहम गमिष्यामि। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे देखिए, श्रृगालः यावत् पश्यति। ठीक है, सिंह पदपद्यता दृश्यते, मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये है गीदड़ जितना देख पाता शेर के पैर दिखते। ठीक है, मतलब क्या इसका? इसमें कौन सा? गीदड़ जितना देख पाता उतना शेर के पैर दिखते, या गीदड़ जितना देख पाता अचानक शेर के पैर दिखते, या गीदड़ जितना देख पाता सभी जगह शेर के पैर दिखते? ऐसा नहीं। इसमें कौन सा फिट बैठेगा? इसमें बैठेगा गीदड़ जितना देख पाता तावत उतना सिंह पदपद्यता दृश्यते। तो यहाँ पे क्या होगा? तावत, गीदड़ जितना देख पाता उतना शेर के पैर दिखते। ठीक है, अगला देखिए, यदि वर्षा भविष्यति अस्माकम अवकाशः भविष्यति। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि वर्षा होगी हमारा अवकाश होगा। तो इसमें क्या फिट बैठेगा? यदि वर्षा होगी और हमारा अवकाश होगा, यदि वर्षा होगी तो हमारा अवकाश होगा, यदि वर्षा होगी भी हमारा अवकाश होगा। कौन सा अव्यय यहाँ पे फिट बैठ रहा है? यहाँ पे बैठ रहा है तर्हि, यदि वर्षा भविष्य तर्हि अस्माकम अवकाशः भविष्य। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, या आपको अव्यय दे देगा और पूछेगा इसका वाक्य प्रयोग बताइए, या आपसे उदाहरण पूछ लेगा, या ऐसे सेंटेंस दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा अव्यय है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज आपका अव्यय चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? इसके बाद हम उपसर्ग पढ़ेंगे और हमारे ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात और बताना कि मुझे एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देना चाहिए या एक से ज़्यादा लेक्चर बनाने चाहिए, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको देखने में प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं या तो ऐसा करूँ कि 30-30 मिनट के या 20-20 मिनट के लेक्चर बनाऊँ, ठीक है, या फिर एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। आप बताना, वैसे ही मैं करूँगा। ठीक है, और अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं और अच्छी राइटिंग है, क्लीन राइटिंग है। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे सारे नोट्स। ठीक है, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। एंड हैप्पी होली सबको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट ज़रूर करनी है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना कि एक कमेंट ज़रूर कर देना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।